यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में हमने ये जोड़ रखा है, 3 बल्ब में जोड़ दिए। यहाँ से देखिए जो आपको फिगर में दिखाई दिया है, यहाँ से जो हम बैटरी से ले गए हैं, यहाँ जोड़े, दूसरा बल्ब में जोड़ दिए, यहाँ से ये निकाल दिए, यहाँ से ये, और यहाँ से एक ही क्रम में जोड़ देना। इसका जो है लाइट पे नोटिस करना कि इसमें जो है कितना लाइट्स आपको मिलता है, ये देखना। क्या ये 100 वाट के बल्ब के जैसा जलता है? 100 वाट का बल्ब हमें नहीं लगता ऐसा जलता होगा। यदि हम और लाइट को बंद कर दें यहाँ से, तो ये देखिए इसका वास्तविक लाइट, ये देखिए ये है पार्श्वक्रम वास्तविक में। और इसमें यदि हम एक खोल भी देंगे तो बाकी 2 जलते रहेगा। अब जो है इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम का नियम। सुने भी होंगे कि जो एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में यदि दे देता तो 5 नंबर का आ जाता है। ओम का नियम बेसिकली हमें बताता क्या है, आप ऐसे समझिए। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। विद्युत के बारे में इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। ये वीडियो एक 1 शॉट वीडियो है, यानी इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। और जो है इस पर टॉपिक के आधार पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी लेंगे, एक टॉपिक देखेंगे और उस पर जो आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे, उसको सोल्व करते जाएंगे। और आप इसे चाहे तो अपनी कॉपी में नोट्स करते भी जा सकते हैं, इसका आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये एक 1 शॉट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, करंट, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं बल्ब जलाने के लिए, पंखे जलाने के लिए, यही सब क्या है, करंट है। यदि परिभाषा देखेंगे यदि आप अपने बुक में, तो उसमें बोला गया कि विद्युत जो है आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक शब्द देखने को मिलेगा कि आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश समझने से पहले आपको थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पदार्थ, दुनिया में जितने भी चीज बने होते हैं वो पदार्थ से बने होते हैं। पदार्थ की जो सबसे आधारभूत इकाई है वो है परमाणु, यानी परमाणु जो परमाणु से मिलकर क्या बने होते हैं, पदार्थ बने होते हैं। अब परमाणु को यदि हम और तोड़ेंगे तो हमें 3 चीजें मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है? न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, ये बाहर के ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो नाभिक में होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का बहना, क्योंकि इसमें नाभिक में देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर इसके बाहर आएंगे तो मिलेगा ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश है, यदि कोई भी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। यानी कोई भी चीज रगड़ने से, जैसे आप कलम लीजिएगा, ऐसे बाल में से रगड़िएगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा तो उस टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो आवेशित यानी आवेशित होना, एक तरह से कहिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना। तो यही है आवेश। बाकी आप हमें जो मेन जो टॉपिक है इस पे रखना है कंसीडर कि विद्युत क्या है। तो मेन आवेश का बहना, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना लगातार, यही क्या है, विद्युत है। तो इसी कहेंगे विद्युत धारा। यदि हम इसमें देखेंगे, इसका फॉर्मूला यदि हम देखना स्टार्ट करें तो विद्युत धारा को हम दिखाते हैं I से। तो I बराबर लिखेंगे, यहाँ पर किसकी बहने की बात हो रही है, तो आवेश की। तो आवेश लिखेंगे, आवेश, और क्या लिखा गया, दर। तो दर का मतलब है कि एक समय में जो है कितना आवेश बह रहा, तो उसी को कहेंगे विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा हो जाएगा समय। अब आवेश को दिखाते हैं Q से और समय को T से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में T। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T हो जाएगा। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। अब आवेश को मापते हैं किसमें, कूलॉम में, है ना। आवेश को किसमें मापते हैं, कूलॉम में, और समय को मापते हैं सेकेंड में। समय का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो सेकेंड होता है। अब कूलॉम को लिखते हैं C से और समय सेकेंड को लिखते हैं S से। तो यहाँ I बराबर जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया कूलॉम बटा सेकेंड या कूलॉम प्रति सेकेंड। अब कूलॉम प्रति सेकेंड को कूलॉम प्रति सेकेंड न कह करके उसे ही कह दिया जाता है एम्पियर। उसे ही क्या कहते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर जो निकल के आया वही मेरा होगा विद्युत धारा का मात्रक। यानी विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, तो वो मापते हैं एम्पियर में। ऐसा ही मात्रक कोई होता है कि किसी भी पदार्थ को किसमें मापा या तोला जा रहा है, वही उसका होता है ऐसा ही मात्रक। तो यहाँ पे विद्युत धारा का जो मात्रक निकल के आया वो निकल के आया एम्पियर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई।
अब समझते हैं प्रवाह की दिशा। तो प्रवाह की दिशा यानी जो है विद्युत धारा जो है किधर से किधर, यानी आवेश के दो प्रकार होंगे, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक उच्च विभव और एक निम्न विभव। प्लस वाले जो होते हैं वो उच्च विभव होते हैं और माइनस वाले जो होते हैं वो निम्न विभव होते हैं। अब यहाँ पे एक बैटरी लाइएगा तो बैटरी में दो चीजें देखने को मिलेगा, एक ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाला माइनस होगा। तो जब भी विद्युत धारा जो चलता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा चलता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये जो चलता है वो प्लस से माइनस, यानी कि कह सकते हैं उच्च विभव से लेकर निम्न विभव तक इसकी जो दिशा होती है। यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम तार यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने एक तार जोड़ दिया, बीच में जो है एक बल्ब लगा दिया और यहाँ से जोड़ देंगे तो ये जो इसकी प्रवाह की दिशा ये हो गया ऊपर वाला उच्च विभव क्योंकि प्लस है और नीचे वाला जो है निम्न विभव यहाँ पे माइनस है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पे बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो ये हो गया इसकी प्रवाह की दिशा। ये बात होगी। दूसरा टॉपिक बोला गया 1 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मेरा निकल के आया है वो क्या है, I बराबर जो है वो है कूलॉम पर सेकेंड, यही है। उसी को कूलॉम पर सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। अब 1 एम्पियर कब होगा, तो यदि हम यहाँ पे C का मान भी 1 कर दें और सेकेंड का मान भी कर दें 1, तो यहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगा ये 1। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में कूलॉम का मान 1 और समय यानी सेकेंड का मान भी 1 कर देंगे तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा वो 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का डिफिनेशन कैसे करेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश, C क्या है कूलॉम, 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे समझते देखिए। अब जो धारा जो मापा जाता है विद्युत धारा, उसकी यंत्र को बोला जाता है अमीटर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमीटर का जो फोटो यहाँ पे है। यदि आप बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी वाला जो है प्लस वाला जो है तार यहाँ पे जोड़िए, माइनस वाला यहाँ पे जोड़िए और बीच में कोई भी बल्ब यदि लगा रहे हैं तो ये बता देगा कि उस परिपथ में कितने एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो विद्युत धारा मापने का यंत्र है और विद्युत धारा को मापा जाता है किसमें, एम्पियर में मापा जाता है। एमीटर को जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी आप सिर्फ इसे याद कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम क्या होता है उसको डिटेल से। बाकी आपको यहाँ सिर्फ याद कर लेना कि जो एमीटर को जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम है। अब जो हमने फॉर्मूला देखा I बराबर Q/T, उसके ऊपर एक यहाँ पे जो है हम यहाँ पे मैथ बनाएंगे। देखिए तो आपको पहले बताया था कि टॉपिक सिर्फ नहीं देखेंगे, उस पे जो है न्यूमेरिकल्स भी बनाते जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो आपको सब NCERT बुक से लिया गया है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी यहाँ से बात किया जाए तो यहाँ पे दे रखा I का मान है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी टाइम समय दे रखा है कितना, 10 मिनट। अच्छा ये 10 मिनट हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें जो समय लेना है वो सेकेंड में लेना है। तो 10 मिनट को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकेंड में 60 मिनट, तो 10 मिनट में हो जाएगा 600 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, यानी हमें निकालना है Q निकालना है। तो I बराबर हम जानते हैं होता है Q/T। अब यदि हम यहाँ से Q बराबर फॉर्मूला निकाल लें तो Q बराबर I/T हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा I/T। अब यहाँ से I का मान कितना है, तो 0.5 एम्पियर है और ये जो है T का मान कितना है, तो ये है 600 सेकेंड। अब इसी को यदि हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6×5 30 और हो जाएगा 2 0 1 0 तो कट जाएगा पॉइंट से, तो आ जाएगा 300। और हम निकाल किसको रहे हैं, कूलॉम, Q को, आवेश को। तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 300 कूलॉम। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके या पॉज करके 2 बार 3 बार देखिए, गारंटी है कि समझ में आएगा। और ये 1 शॉट वीडियो फालतू इसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ जो NCERT जो सिलेबस में है वही चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो हमने एक फॉर्मूला देखा I = Q/2 और T, और उस पर जो है हमने एक यहाँ पे मैथ देख लिया। यहाँ पे एक और जो है प्रश्न है, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अभी हम सिर्फ आपको निकाल के बताते हैं कि कितनी होती है, लेकिन आपको जो डायरेक्ट मान आपको इसको याद रखना पड़ेगा
क्योंकि हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है 2 नंबर में, यदि निकालने के लिए कहेगा तो 2 नंबर में आएगा, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर में आएगा। यदि आप डायरेक्ट मान याद रखेंगे तो सही होगा, बाकी यहाँ पे निकालेंगे कि कैसे होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें जो यहाँ दिया गया है n इंटू ई। n क्या है? n यहाँ पे कोई प्राकृत संख्या है, q जो है यहाँ पे आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ से हम लिख देते हैं कि q क्या है, यहाँ पर आवेश है। e क्या है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन है। और n क्या है? n कोई प्राकृत संख्या है, n जो है प्राकृत संख्या कोई ले लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से यदि हम चलेंगे तो हमें जो Q का मान कितना? 1 कूलम। तो यहाँ पर रखेंगे कितना? 1 कूलम। N हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये जो होता है कूलम एक इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ से यदि हम N का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 कूलम बटा ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आएगा। कूलम से कूलम कटेगा, यहाँ से n बराबर जो आएगा वो आएगा 1 बटा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। इसको और हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा n बराबर ये 10 का पावर माइनस 19 को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10 का पावर 19, नीचे हो जाएगा 1.6। अच्छा यहाँ से यदि हम पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर जाएगा 10 और इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर 20 और नीचे हो जाएगा 16। अब यहाँ से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, यानी हमें n निकाल रहे हैं तो अलग कर देते हैं। 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 18 ऐसे लिख सकते हैं। 10 के पावर 20 को 2 जगह कर दिए। अब नीचे क्या हमें दे रखा है? 16। ये हो गया n। 10 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100 और गुना हो जाएगा 10 का पावर 18 और नीचे है 16। इसको जो 4 से काट दीजिए। 4 से यदि हम काटेंगे तो 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो n बराबर निकल के आएगा 25 बटा 4 गुना 10 का पावर 18। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 2 5 गुना 10 का पावर 18। ये हो गया कि कूलम निकल के आया मेरा। n जो है एक आवेश कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 गुना 10 के पावर माइनस 18। ये हो गया। जैसे जो है इतना होता है, जैसे बाजार जाते हैं ना तो बोलते हैं कि 1 दर्जन केला में कितना केला? तो 12 केला। उसी तरह से हम बाजार में जाके 1 कूलम जो है आवेश लेकर के आएंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है। ये कैसे होता है यहाँ पे हमने आपको निकाल के बताया। बाकी आपको ये डायरेक्ट मान आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाकी यहाँ पर जो है कुछ बेसिक चीजें हैं जो विद्युत चैप्टर में कि आपको जो है ये सिंबल आपको याद रखना है। जब भी हम जो बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर तो आपको ये सब चीजें इस्तेमाल होने वाली है। एक चीज ध्यान दें कि ये सब चीजें आपको जो है ये जो हम अभी देखने वाले ये सब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि विद्युत सेल को हम कैसे डिनोट करेंगे, बैटरी को कैसे डिनोट करेंगे। ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, विद्युत परिपथ बना रहे हैं, उसमें तार जोड़ रहे हैं, बल्ब जोड़ रहे हैं, बैटरी जोड़ रहे हैं, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे सब कहाँ सिंबल उसका इस्तेमाल होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आसान सा है, थोड़ा सा आपको 10 टॉपिक में मिलेगा इसमें, उसको तुरंत हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए जैसे यहाँ पे रहे विद्युत सेल, तो विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है? सिंबल। जब हम परिपथ बनाएंगे तो विद्युत सेल को हम कैसे दिखाएंगे उसमें? तो विद्युत सेल को जो दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये होता है एक ये बड़ा वाला लाइन हो गया, छोटा थोड़ा सा गैप देके छोटा सा लाइन, और ये इधर से यानी एक तार इधर से आया, छोटा सा गैप देके इधर, ये बड़ा वाला लाइन जो हो गया ये प्लस हो गया और ये छोटा वाला लाइन जो हो गया ये माइनस हो गया। यानी हम यहाँ पे एक सेल लगाए हैं। सेल जो होता है बैटरी जो छोटा सा दुकान से लाते हैं वो क्या है? सेल है। अब यहाँ पे बोला गया बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। देखिए एक यदि ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल, और एक से ज्यादा यदि हम एक में जोड़ देते हैं ना तो वो कहलाता है बैटरी। हम लोग जो उल्टा बोलते हैं एक बैटरी लेकर आइए,
तो वो बैटरी नहीं होता, वो होता है सेल। यदि बहुत सारे सेलों को जोड़ देते हैं वो कहलाता है बैटरी। अब देखिए बैटरी को कैसे दिखाएंगे, अब ये एक लिए है, इसी तरह से बहुत सारे ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बैटरी। जैसे इधर से एक तार जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बहुत सारे जोड़ दिए तो ये एक तरफ क्या होगा प्लस और एक तरफ क्या होगा माइनस हो गया। तो ये जो हम बहुत सारे जो सेल जोड़ दिए ना, तो ये बन गया क्या, बैटरी बन गया। आपको जो एक सिस्टमेटिक टेंस में जोड़ना होगा, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बहुत सारे जोड़े तो एक लास्ट वाला सिरा यदि उधर प्लस है तो इधर वाला सिरा क्या होगा माइनस होगा, या उसका उल्टा हो जाएगा, उधर वाला माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस होगा। यदि बीच में गड़बड़ करेंगे तो फिर जो परिपथ पूरा होगा नहीं, यार बल्ब जलेगा नहीं। तो ये होता है क्या, बैटरी होता है, सेलों का संयोजन बोलते हैं इसको, जो है इस तरह से सिंबल में दिखाया जाता है। प्लग कुंजी अथवा स्विच प्लग जो खुला है ना, खुला रखेंगे तो उससे जो विद्युत परिपथ नहीं जाएगा, विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, जो आगे जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। जैसे ये हो गया, इधर से हम जोड़ देंगे तार से, इधर जोड़ दिए और देखिए ये खुला है, मतलब जिसमें जो है विद्युत धारा नहीं जा रहा है। जिसे होता है ना कि एक तार इधर से आया और एक तार जो है इधर ले गए घर में, बीच में भी हम जोड़े नहीं है, जोड़ते तब परिपथ पूरा होगा तभी ना करंट जाएगा। अब हम इसमें जोड़े नहीं है तो यहाँ से भी करंट पूरा नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से बोला गया कि ये खुला रखना है। अब दूसरा में बोला गया इसी को बंद कर देंगे, तो बंद करेंगे तो ये इस तरह से बनाएंगे, इधर से तार देंगे, इधर से तार ले जाएंगे और बीच में लगा देंगे डॉट, और डॉट लगा दिए जैसे ही, यानी बीच में जो है फ्यूज को लगा दिया। अब जो है परिपथ क्या हो गया, पूरा हो गया। अब परिपथ पूरा हो गया तो अब जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी इधर से एक टोका से तार ले आया इधर और इधर छोड़ दिया, हालांकि फिर यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ के आगे ले गए घर में, बीच में भी जोड़े नहीं है, बीच में एक फ्यूज ऐसे करके अटैच कर देंगे तो वो फिर जो परिपथ पूरा हो जाएगा। तो इसी को अटैच करना है, यानी यहाँ पे डॉट से दिखाया जाता है कि डॉट लगा हुआ है, यानी कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ये हो गया मेरा प्लग, कुंजी बोले, स्विच बोले, तो ये ऑफ है और ये क्या है, ऑन है। जब डॉट नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑफ, यानी बंद है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और डॉट लगा हुआ तो ये ऑन है, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तार संधि है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे थोड़ा सा। तो तार संधि को हम कैसे दिखाएंगे, तार संधि कहने से मतलब है कैसे छीलते हैं तार को, तो इधर से छील दिए, इधर से जोड़ दिए, ऐसे करके जोड़ देते हैं। तो उसको जो है हम जब परिपथ बनाएंगे तो वहां पे कैसे दिखाएंगे तार को, कि यहाँ पे जो तार को छील करके जोड़ा गया है। तो तार संधि को हम कैसे दिखाएंगे, तो इधर से एक तार गया है और यहाँ पे तार को जोड़ा गया है, तो इधर से ऐसे थोड़ा सा डॉट दिखा देंगे मोटा से। जैसे होता है ना कि तार को जोड़े और वहाँ पे टेप चिपका देते हैं तो वो वाला जो है पॉइंट क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे डॉट से दिखा देते हैं, मतलब यहाँ पे तार को छील करके क्या किया गया है, जोड़ा गया, उसी को कहते हैं तार संधि। ये सब सिंबल है, जब परिपथ को बनाएंगे तब उसमें ये सब काम आने वाला है। आगे देखिए, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, जैसे एक तार इधर से गया, उसके ऊपर से एक तार आ गया, बीच में कहीं जोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया, बिना संधि के, यानी उसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को क्रॉस किया था। जैसे तार ले लिए तो बहुत सारे, अब यहाँ से जैसे ये तार लिए ना, तो यहाँ पर ये तार इधर से गया, अब इसके ऊपर से एक ये तार गया है, तो ये तार यहाँ से जो गया है तो बिना जोड़े गया है, सिर्फ क्रॉस कर रहा था। इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे, देखिए ये जो है तार इधर से गया, मान चलिए यहाँ तक चला गया और आगे जाएगा। अब ऊपर से कोई तार आ रहा है, इसको क्रॉस करेगा, तो ऊपर से आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे दिखाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ये तार जो है इसको ऊपर से आया, क्रॉस करके आया, यहाँ पे छील करके जोड़ा नहीं गया। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या कोई ऊपर से तार आया, इसको नीचे से भी दिखाना ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे। यानी ये तार एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस किया है। विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब को हम कैसे दिखाएंगे जब परिपथ बनाएंगे, तो आपके जो बुक में दिया है वो इस तरह से दिया है। ये जो हो गया मेरा, ये हो गया विद्युत बल्ब हो गया। यदि आप अच्छे से आप ड्राइंग जानते हैं तो आपको इस तरह से आप दिखा दीजिए, ऐसे करके बनाइए और यहाँ से ऐसे बनाइए और यहाँ से ये टंगस्टन लगाइए, यहाँ से एक तार ऐसे दीजिए, एक तार इधर दीजिए, ये हो गया बल्ब। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बुक में ये है, तो ये भी एक विद्युत बल्ब का जो है साइन है, सिंबल है, और आप ये भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम परिपथ में इसे दिखाएंगे। प्रतिरोधक, आप सिर्फ यहाँ पे भी साइंस समझ लीजिए प्रतिरोधक का, आगे हम देखेंगे प्रतिरोधक वगैरह सब देखेंगे। तो प्रतिरोधक को हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो हो गया, ये इस तरीके से हम दिखाते हैं प्रतिरोधक को। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, यानी कंट्रोल करना धारा को, उसके लिए जो है
सिंबल है इसी तरह से, और बीच में थोड़ा सा इसे तीर मार देना, ये हो गया उसका सिंबल। सिर्फ आप यहाँ पे सिंबल समझते जाइए, बाकी आगे तो टॉपिक देखने ही वाले हैं। एमीटर को कैसे दिखाएंगे, तो एमीटर इधर से गया है, इधर से एक तार जाएगा, बीच में हम ए लिख देंगे, इसका मतलब ये एमीटर से जुड़ा हुआ है। एक तरफ लिखेंगे प्लस वाला तार होगा, एक तरफ माइनस से आएगा, तो ये प्लस माइनस जुड़ेगा, बीच में ए लगा देंगे, इसका मतलब ये एमीटर है। एमीटर भी पता है, एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को मापने का मशीन जो होता है, यंत्र होता है, उसे बोलते हैं एमीटर। वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने का जो यंत्र होता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, ये वोल्ट बताता है। तो वोल्ट मीटर के लिए हम भी लिखेंगे, यहाँ भी एक जो प्लस वाला सिरा एक माइनस वाला होगा। तो ये सब सिंबल जो है आपको सिर्फ याद रखने, जब परिपथ बनाएंगे तो हम इसमें उसका यूज करेंगे, ये जो है आपके एग्जाम में कहीं पूछने वाला नहीं है। अब आगे समझते हैं विद्युत परिपथ। ये जो है परिपथ आपके बुक में बना करके दिया गया है, बाकी हम आगे बनाएंगे भी, आपको समझेंगे। देखिए ये बताया था ना सिंबल, ये जो क्या है बल्ब वाला, देखिए यहाँ पे बल्ब बना है ये इस तरह से, ये ए है, इसका मतलब ये क्या है एमीटर है। यहाँ देखिए ये बहुत सारे बैटरी लगा हुआ है, बहुत सारे सेल है, तो ये बैटरी हो जाएगा। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है यानी स्विच है, कुंजी है, स्विच को कुंजी बोलेंगे, मतलब डॉट लगा हुआ यानी विद्युत धारा जा रहा है। देखिए विद्युत धारा कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस, यानी उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर जा रहा है। तो ये परिपथ को आप बोलिए विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे एक तार ले लिए और उसमें से बंद है, यानी जो है लगा बंद होते हुए लगातार जो है उसमें से विद्युत धारा जा रहा है, मतलब बंद परिपथ है दोनों तरफ से, उसमें लगातार बिना रुके हुए कंटिन्यू जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस जो है पथ को हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे, जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें बहुत सारी चीज आ सकते हैं, तार आएगा, बल्ब आएगा, टीवी, पंखा, फ्रिज, कितने चीजें हम देख सकते हैं। तो ये सब क्या हमारे लिए विद्युत परिपथ है, जिसमें विद्युत धारा का जैसे स्रोत सेल हो सकता है, उपकरण जो है जैसे बल्ब होगा, तार होगा, जो सुचालक जैसे तांबे के तार होंगे, कुंजी, स्विच, ये सब हमारे लिए क्या है, विद्युत परिपथ ही है, यानी जिस रास्ते से विद्युत जा रहा है सब जो विद्युत परिपथ है हमारा। आगे देखिए विभवांतर, मेन टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलेंगे। देखिए विभव बोला गया, विभवांतर को ऐसे समझिए कि विभव प्लस अंतर, यानी जो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर। विभव क्या होता है, तो देखिए विभव मतलब कि जितना जो है विभवांतर हम बढ़ाएंगे, यानी जितना विभव का अंतर बढ़ेगा विद्युत धारा उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इसे समझिए कि एक जो यहाँ पे टंकी लगा हुआ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, छत पे, और वहां से जो हम पानी गिराएंगे तो नीचे खोलेंगे तो उसकी जो अंतर क्या हो गया, बढ़ गया, दूरी का अंतर बढ़ा, तो नीचे का जो फोर्सिंग यानी पानी आएगा वो बहुत तेजी से आएगा। उसी तरह से यहाँ पे बोला गया विभव का अंतर जितना ज्यादा होगा ना, वहीं पर उसमें विद्युत धारा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर जो है दो बिंदु हम ले लेते हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। अब ए से बी के बीच में कुछ विभव होगा, है ना, तो यहाँ से जो काम होगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक विद्युत के बल के द्वारा को ले जाने में किया गया कार्य, यानी विभवांतर क्या है, काम है, कार्य है, यानी विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है, उसे जो मजबूर करता है कि तुम बहो, है ना, उसे बहाएगा। ये बिना विभवांतर की विद्युत धारा नहीं जाएगा। तो होता ना कि आप जो है तार है, तार को जोड़ दीजिए, बोलिएगा कि विद्युत धारा बहो, कहां से बहेगा, उसमें विभवांतर है ही नहीं, तो बोलते हैं उसमें क्या जोड़ो, बैटरी जोड़ो। बैटरी हमें क्या देता है, तो बैटरी हमें जो है विभवांतर देता है, विभव का अंतर को बढ़ाता है। तो जितना विभव का अंतर बढ़ेगा विभवांतर उतना ज्यादा होगा, और विभवांतर जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतना ज्यादा बहेगा। तो यही है जो किया गया कार्य। तो एक तरह से ये क्या है, कार्य है ना, ये एक तरह से क्या है, कार्य, दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है एक तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, W हो गया, है ना, कार्य है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए विभवांतर को लिखते हैं V से, तो V इज इक्वल टू, यह एक तरह से क्या है, कार्य है ना, किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया ये कार्य। तो W और अपॉन किसका कार्य हो रहा है, आवेश को ले जाने के लिए ना, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन में Q, क्योंकि जो ढो कर ले जा रहे हैं, यानी किसको बहा कर ले जा रहे हैं, आवेश को। अब यहाँ से देखिए W क्या है, तो कार्य है ना, W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। Q जो है मेरा क्या है, आवेश। अब कार्य जो है यानी काम, कार्य को हम किस में मापते हैं, तो जूल में मापा जाता है ना, काम को किस में मापते हैं, जूल में। तो जूल में लिखेंगे J, और आवेश को मापते हैं कूलॉम में, यानी C। तो V बराबर यानी विभवांतर बराबर हो गया जूल प्रति कूलॉम, या जूल बटा कूलॉम बोलेंगे। तो इसको जूल बटा कूलॉम ना बोल करके इसे बोल दिया जाता है वोल्ट। इसे क्या बोलते हैं, वोल्ट से बोलते हैं ना, कि जो है 220 वोल्ट,
लगे 440 वोल्ट, है ना। तो ये सब जो है वही होता है वोल्ट, यानी विभवांतर का क्या है, ये मात्रक है वोल्ट। अब 1 वोल्ट कब होगा, तो जाहिर सी बात है यदि हम जूल का मान 1 कर दें, कूलॉम का मान 1 कर दें, तो 1/1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 वोल्ट। वो यहाँ पे बोला गया 1 वोल्ट कब होगा, यदि किसी धारा वाहन चालक में 2 बिंदुओं के बीच का कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल, यहाँ जुलाई हो गया, 1 जूल को कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाता है 1 वोल्ट। 1 कूलॉम और 1 जूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर का जो मापने का जो यंत्र होता है उसे वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ये इसका ग्राफिक फिगर है और इसका ये रियल फिगर है। यहाँ पे V लिखा होता है, एमीटर में A लिखा होगा, उसमें भी एक प्लस होगा एक माइनस है, यहाँ भी एक प्लस है और एक माइनस है, यानी दो, जैसे हम बल्ब जला रहे हैं तो किसी भी एक जो है परिपथ का जो हमें वोल्ट मापना है तो उसके दोनों सिरों के बीच लगा दीजिए, बता देगा कितना वोल्ट का धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें जो यदि वोल्ट मापना है तो हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, यदि धारा मापना है तो हम लगाएंगे अमीटर। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो है मेन टॉपिक है, क्योंकि इसी पे आधारित है अगला चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यदि आप विद्युत अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी समझ में नहीं आएगा, और आपको हम एक्सपेरिमेंट करके इसमें भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम सामान यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लाए हुए, ये देखिए, तो ये सब जो है एक्सपेरिमेंट करके हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है एक जो है उस पर टॉपिक प्रश्न है, बोला गया 12 वोल्ट विभवांतर है, यानी सोल्व करते हैं इसे। V का मान दे रखा कितना, 12 वोल्ट के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश, Q बराबर दे रखा कितना, 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना काम किया गया, W निकालना है। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है W अपॉन में Q, ये फॉर्मूला पीछे हमने देखा। हमें निकालना क्या है, W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q होगा, ये नहीं फॉर्मूले से यदि W निकालें तो ये दोनों क्रॉस गुना हो जाएगा। अब यहाँ से यदि देखा जाए तो W बराबर जो हो जाएगा, V का मान कितना 12 वोल्ट इंटू Q कितना 2 कूलॉम, ये हो गया 2 कूलॉम, ये 12 दूना 24, और हम निकाल क्या रहे हैं W यानी कि कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 24 जूल। ये जो फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो हम न्यूमेरिकल आसानी से बना लेंगे। तो ये जो उस पर आधारित एक प्रश्न जो है हमने बनाया। अब जो है इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ओम का नियम। सुने भी होंगे कि जो एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में यदि दे देता है तो 5 नंबर का आ जाता है। ओम का नियम बेसिकली हमें बताता क्या है, आप ऐसे समझिए कि आप जो है एक बैटरी लाइए खरीद करके बाजार से, छोटा वाला जो होता है ना, तो एक ले आइए बैटरी, एक बैटरी लाइए, जो कि आप लोग भी करते होंगे ये काम, और उस बैटरी से जोड़ करके हमें क्या करना है, बल्ब जलाना है। ये हो गया, हम बैटरी लगा दिए यहाँ पे एक, और इस पे हमें क्या करना, ऊपर एक जो प्लस होगा एक क्या होगा माइनस होगा, ये जो हो गया बैटरी। अब इस पे हमें क्या करना, बल्ब जलाना। तो जाहिर सी बात है तार को जोड़िए इसमें से, तार को जोड़ दिए यहाँ से जोड़ दिए बल्ब को, ऐसे करके जोड़ दिए। अब ये बल्ब क्या होगा, जलना चालू होगा। ठीक है, ओम का नियम बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे जो है ये जो बताया था, तो इनका जो इस नियम का नाम पड़ गया ओम का नियम। देखिए बेसिकली इन्होंने क्या था उसी को समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। एक बैटरी लाया गया है, ओम ने लाया, उस पर जोड़ा, बल्ब जलाया, बोला कि कम लाइट दे रहा है, एक काम कीजिए, एक बैटरी की जगह ना 2 बैटरी कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब एक बैटरी हटाइए, अब यहाँ पे कितना करना है, 2 बैटरी करना, 2 बैटरी कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 बैटरी करेंगे, एक यहाँ पे जोड़ देंगे, ये जोड़ दिए। अब इसमें एक और जोड़िए, एक और यहाँ पे जोड़ेंगे, इसमें टच कराइए ताकि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो। फिर जो एक और बोले 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया तीसरा। अब देखिए हमने लगातार कितने बैटरी जोड़ा, 3 बैटरी। अब जो एक बैटरी से जो बल्ब जल रहा था, यदि हम उसी में परिपथ में 3 बैटरी लगा दिए तो एक बैटरी होता है 1.5 वोल्ट का। यदि बैटरी लाए होंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, यहाँ भी लिखेगा 1.5 वोल्ट, दूसरा में भी 1.5 वोल्ट।
अच्छा, इसका जो ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, ये एक होगा माइनस होगा। यहाँ पे लिखते हैं एक प्लस और नीचे वाला माइनस होगा। अब इसमें से तार जोड़िए, तो तार यहाँ पे जोड़ते हैं, ये हमने जोड़ दिया, यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब और जो है ये हो गया, बल्ब जला दिए। यानी अब पहले के अपेक्षा ये बल्ब क्या होगा, ज्यादा लाइट करेगा, क्योंकि पहले था एक बैटरी, तो एक बैटरी में जो हमें वोल्टेज मिल रहा था, अब लगा दिए 3 बैटरी, हमारा वोल्टेज बढ़ गया, यानी विभवांतर बढ़ गया। तो इससे हमें क्या सीख मिल रहा है कि हम जब वोल्ट बढ़ा रहे हैं ना, तो विद्युत धारा बढ़ रहा है, और विद्युत धारा बढ़ रहा है तो जो बल्ब में जो है लाइट भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हमें ये देखना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओम के नियम में यही देखना है कि रिश्ता किसके किसके बीच के, V और I के बीच का रिश्ता। V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, तो उसके बीच का रिश्ता देखना है। तो रिश्ता तो हमने देख लिया कि V जब बढ़ा रहे हैं ना, तो I का मान भी बढ़ रहा है। तो यदि हम एक को बढ़ाने से दूसरे का भी मान बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम बढ़ा क्या रहे थे, वोल्ट यानी विभवांतर, तो बढ़ क्या रहा, धारा, तो उसको हम बोलेंगे समानुपाती का साइन ये होता है, इसको बोलते हैं I। तो V समानुपाती I, यहाँ पे यही बोला गया है कि I और V के बीच का संबंध दिखाता है ओम का नियम, यानी V और I जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये होता है समानुपाती। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धारा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओम का नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के दो बिंदुओं पर विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होता है। यही तो हम यहाँ पे देखने वाले थे। एक चीज और आपको देखना है, ये सिर्फ धातुओं के लिए लागू होगा, लोहा के लिए, चांदी के लिए, तांबा के लिए, पीतल के लिए। कोई पूछेगा ओम का नियम लकड़ी के लिए लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी धातु नहीं है। तो ओम का नियम किसके लिए लगता है, धातुओं के लिए लगता है। और सिंपल सी यही बात है कि हम जो विभवांतर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हो गया V समानुपाती किसका है, I का। अब बोलेंगे कि ये जो V समानुपाती का जो साइन है ना, उसे बराबर में कन्वर्ट कीजिए, तो एक नियतांक निकल के आएगा। यानी यहाँ पे यदि हम V बराबर लगाएंगे तो यहाँ I तो रहेगा ही, एक नियतांक निकल के आएगा R। R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध हम आगे समझेंगे क्या होता है। यहाँ सिर्फ ये समझ लीजिए, V समानुपाती I था, समानुपाती हटाए तो आया बराबर का साइन, और बराबर का साइन के बदले में यहाँ पे आ गया क्या, R आया। R एक नियतांक कैसे समझ लीजिए अभी, तो V बराबर क्या निकल के आया, IR। यही मेरा क्या है, ओम का नियम है। अब यदि हम ग्राफ में देखेंगे, तो ग्राफ में हम यदि यहाँ नीचे ले लें हम धारा और ऊपर ले लें विभवांतर यानी कि वोल्ट। अब यदि हम वोल्ट, एक बैटरी लगाए, धारा का मान 1, 2 लगा दिए, धारा का मान 2 एम्पियर, 3 बैटरी लगा दिए, 3 एम्पियर, 4, ऐसे करके मतलब बढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 और 3 ऐसे करके जो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका ग्राफ यदि खींचेंगे तो लगभग ये क्या होगा, सीधा ग्राफ मिलेगा हमें। पूछेगा ओम के नियम में हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जो आपके बुक में ये दिया गया। ये देखिए नीचे क्या लिया गया, धारा, ऊपर क्या लिया गया, विभवांतर यानी कि वोल्ट। विभवांतर बढ़ा रहे हैं, धारा का मान भी बढ़ रहा है, और जो हमारा ग्राफ मिला वो कैसा मिला, सीधा मिला। यही है ओम का नियम, जो आपको जो है बुक में आपके दिया गया। ये सब आप ग्राफ बना सकते हैं, बाकी यही है ओम का नियम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे ओम का नियम। यही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको यदि लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता संयोग बस आ जाए, 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो इससे एक न एक तो क्वेश्चन रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, क्योंकि इस टॉपिक का ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम का नियम। प्रतिरोध समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध जो होता है ना, वो धारा को बहने से रोकता है, ये होता है प्रतिरोध। जैसे विभवांतर क्या था, धारा को बहने के लिए मजबूर करता है कि आप बहो, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है, उसको रोकता है, उसको बहने नहीं देता है। यही क्या है, प्रतिरोध है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, यानी उसे बहने नहीं देता, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि R बराबर जो होगा वो हो जाएगा, यहां पर जो होगा वो R हो जाएगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, धारा का, यानी कि एम्पियर का। ये हो गया, यानी कि R प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा, धारा बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, यानी ये धारा को बहने के लिए रोकता है कौन,
प्रतिरोध। तो यही हो गया मेरा R व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, इसको बढ़ाएंगे ये घट जाएगा, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती क्या होता है, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे विभवांतर और I के बीच क्या संबंध था, तो दोनों समानुपाती था। विभवांतर बढ़ा रहे थे तो धारा भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो है धारा का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध घटाएंगे धारा का मान बढ़ेगा। बस ये है। यहाँ यदि हम लगा दें ओम का नियम, ओम का नियम से हम क्या देखेंगे, ओम का नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यदि हम यहाँ से R निकालें, क्योंकि R ही क्या है यहाँ पे प्रतिरोध है, तो R बराबर हम यदि निकालेंगे तो निकल के आएगा मेरा V अपॉन में I, V अपॉन में I। V क्या है, विभवांतर, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट, ये क्या हो गया वोल्ट। और I क्या है, विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया किसका मात्रक, प्रतिरोध का। अब वोल्ट एम्पियर ना बोल करके इसे बोला जाता है ओम। एक ओम ये ग्रीक भाषा का एक साइन है जिसे हम पढ़ते हैं ओम, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ओम। अब यहां से दिमाग लगाइए कि एक ओम कब होगा, ये तो जाहिर सी बात है, यदि हम विभवांतर भी एक कर दें, धारा भी एक कर दें, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, एक ओम। यदि एक ओम प्रतिरोध, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तथा बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, यानी वोल्ट भी 1 हो जाए और धारा भी 1 हो जाए, तो ऑटोमेटिक मेरा निकल के आएगा 1। और ओम कहां से आया, तो ओम जो हो गया वो प्रतिरोध का मात्रक हो गया, तो वो मेरा निकल के आएगा प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ये मेरा हो गया किसका, प्रतिरोध। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए बिना परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी एक तरह से ये जो है वोल्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना, वोल्ट फिक्स रखना है, लेकिन उसमें वोल्ट को फिक्स रखते हुए धारा की मान को बढ़ा घटा सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक बोलते हैं। एक अवरोधक जिसका उपयोग करंट यानी कि धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसी को बोलते हैं धारा नियंत्रक, रिहोस्टेट बोलते हैं इसे, है ना। इसे क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट, यानी वोल्ट फिक्स है। वोल्ट हमारे घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट आता है, वो फिक्स है। लेकिन जो है 220 वोल्ट जो है चाहिए, उसमें से धारा हमें बढ़ाना है घटाना है। अब इसे फ्रिज लाए तो फ्रिज में हमें धारा ज्यादा चाहिए, उसमें धारा का मान बढ़ाएंगे। अब बल्ब जला रहे हैं, उसमें जो धारा कम करना है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं रिहोस्टेट को, यानी वोल्टता फिक्स रखे हुए धारा को मान को बढ़ाएगा घटाएगा, धारा को नियंत्रित करेगा, उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक या रिहोस्टेट बोलते हैं। प्रश्न आ गया, उस पर एक बनाएंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई विद्युत हीटर है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, कितना एम्पियर विद्युत धारा ले रहा है, 4। तो विद्युत धारा यानी I का मान हो गया 4 एम्पियर। तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर हो जाता है कितना, 60 वोल्ट, यानी V दे रखा 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, यानी V हो गया कितना, 120 वोल्ट। हमें इसमें I निकालना। इसमें 2 केस बनता है, पहला तो ये केस हो गया, सेकेंड ये हो गया, यानी हीटर को पहले हम चला रहे 60 वोल्ट पे, उसी हीटर को ले गए 120 वोल्ट पे, तो हीटर में जो तार लगा हुआ उसका प्रतिरोध तो फिक्स है ना, तो R जो यहाँ होगा वही R यहाँ होगा। तो यहाँ हम R निकाल के वही का मान यहाँ रख देंगे, उसके बाद हम I निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर पहले हम पहला केस में हम निकालेंगे R ओम का नियम से। ओम का नियम से, ओम का नियम से क्या हम देखे थे, V इज इक्वल टू आई आर। हमें निकालना क्या है, R, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। V का मान कितना है, 60 वोल्ट, और I का मान है 4 एम्पियर। काटेंगे तो निकल के आएगा 15, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो मेरा प्रतिरोध निकल के आया 15 ओम। और यही R का मात्रक यहाँ रखेंगे ना, क्योंकि R तो फिक्स है, वही हीटर है ना, वही हीटर को एक बार जला रहे हैं 60 वोल्ट पे, और वही हीटर को चला रहे हैं 120 वोल्ट पे, तो हीटर के अंदर का जो तार है प्रतिरोध तो वही है, तो प्रतिरोध तो फिक्स है ना दोनों का, तो जो प्रतिरोध यहाँ है वही प्रतिरोध यहाँ है, यानी ये भी है कितना, 15 ओम। अब यहाँ पे निकाल देंगे I, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ भी लगाएंगे क्या, ओम का नियम। इसमें भी क्या लगाएंगे, ओम का नियम। ये क्या है, ओम बता चुके, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे पढ़ते हैं ओम। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर।
हमें निकालना क्या है I, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। V का मान कितना, V का मान है यहाँ पर 120 वोल्ट, R का मान है 15 ओम। इसको काट देंगे तो 15 से 8 आएगा। हम निकाल क्या रहे हैं, धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, 8 एम्पियर में आएगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 60 वोल्ट है, ले गए 120 वोल्ट पे यानी दुगना वोल्ट कर दिए, तो विभवांतर जब दुगना किए तो विद्युत धारा भी दुगना हो जाता। डायरेक्ट हम 4 दूना 8 कर सकते थे, लेकिन जो है किस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से नहीं बनाना। यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा इसे तो सोल्व करके बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि विभवांतर 1:2 में बढ़ गया, इसको भी 1:2 में बढ़ा देंगे। तो ये होता है जो है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी आप तो खुद ही बनाइए लीजिएगा। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो सोल्व हुआ। प्रतिरोध की निर्भरता, देखिए प्रतिरोध की निर्भरता क्या होता है, जैसे प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ये दो चीजों पे निर्भर है। देखिए एक काम कीजिए, आप एक तार लीजिए, उसमें जो बैटरी जो है बल्ब जलाइए तो वो जो जलेगा अच्छे से जलेगा। अब जो है जो तार लिया ना, उस तार की लंबाई को बढ़ा दीजिए, तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, ऐसे पूरा रूम ले लेंगे। अब जो बल्ब जल रहा था ना उसका लाइट कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया, क्योंकि तार की लंबाई को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब एक काम कीजिए, और लंबा तार ले लीजिए, और लंबा तार लीजिए, बहुत लंबा ले लीजिए, 1 किलोमीटर लंबा ले लीजिए। उसमें से वही जो है वोल्ट रखना, फिक्स जो है, वोल्टेज बढ़ाना नहीं है, उतना ही बैटरी से हमें जो विद्युत धारा देना और तार जो सिर्फ लंबाई बढ़ाना है। अब हम देखेंगे कि उसमें से विद्युत धारा जो जा रही है, लेकिन जो बल्ब नहीं जल नहीं रही, क्योंकि विद्युत धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिरोध जो है वो जो है समानुपाती है किसके, तार की लंबाई का। पहला कंडीशन, इसे हम बोलेंगे समीकरण 1, यानी तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसकी लंबाई घटा रहे हैं, प्रतिरोध घट रहा है, विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है, क्योंकि प्रतिरोध और वो धारा दोनों का 36 का आंकड़ा है, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या हो रहा है, घट जाता है। तो यहाँ पर लंबाई बढ़ा है, प्रतिरोध बढ़ गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन में बोला गया कि एक काम कीजिए, आप ना लंबाई तार की जगह आप जो मोटा तार यूज कीजिए, है ना, जो लंबा तार ले रहे थे ना, उसकी मोटाई को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो मोटाई तार की जब मोटाई बढ़ाए ना, तो देखें कि जो विद्युत धारा में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों न ले, क्योंकि जो तार मोटा लिए, तो तार मोटा लिया वो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। मोटा लिए तो क्या हो गया, एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये होता है ना, तार ले लिए, इसका ये जो मोटाई है, तो इसका ये वाला भाग हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी मोटे तार लेंगे तो विद्युत धारा यानी उसमें विभवांतर प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि क्या हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती लेंगे तो प्रतिरोध कमेगा, धारा का मान ये कमेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो ये अब से जो आपको घर में तार यूज करना, वो जो है मोटे तार यूज करना, क्योंकि मोटे तार की प्रतिरोध क्या होती है, कम होती है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो मेरा निकल के आएगा क्या, R बराबर, यहां से कर देंगे R समानुपाती यदि हम करेंगे तो आएगा L अपॉन में A, और L अपॉन में A करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे बराबर कीजिए, तो बराबर करेंगे तो एक नियतांक आएगा। नियतांक क्या आएगा, वो आएगा, इसे बोलते हैं रो, पढ़ते हैं रो इंटू हो जाएगा L अपॉन में A। ये फॉर्मूला बना, प्रतिरोध बराबर रो इंटू L अपॉन में A बना। यदि हम यहां से कर दें रो निकालें तो क्या निकल के आएगा, रो क्या है, टेढ़ा P है ना, टेढ़ा P लीजिएगा, उसी को पढ़ा जाता है रो। देखिए यदि हम यहां से रो निकालें तो रो बराबर जो आएगा वो आएगा R इंटू A, क्रॉस गुना करेंगे और ये अपॉन में आ जाएगा मेरा L। देखिए ये गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा बटा में। अब यदि हम यहाँ से रो बराबर करें तो R क्या है मेरा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और A क्या है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और L क्या है, लंबाई, वो होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी रो का जो SI मात्रक निकल के आया वो आया ओम मीटर। डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में उसका SI मात्रक डायरेक्ट बताइए। यदि आपको याद रहेगा तो आप टिक कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पता हुआ तो फॉर्मूला बना लीजिएगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते जा रहे हैं। ये 1 शॉर्ट वीडियो भले ही, लेकिन आपको इसमें पूरी चीज बताई जाएगी जो आपको जो है इस बुक में दिया गया है। आगे समझते देखिए, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता लगभग समान है। यहाँ पे देखिए
का प्रतीक ग्रीक चिन्ह रो होता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परास 10 का पावर -8 से 10 का पावर -6 ओम मीटर तक होता है। यानी धातु यदि मिश्र धातु ही ले लें या मिश्र धातु ले लें, मिश्र धातु कहने से मतलब होता है कि एक से ज्यादा धातु को मिला दिया जाता है तो मिश्र धातु बनता है। जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, तो ये सब क्या है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु का जो गलनांक होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। मिश्र धातु का गलनांक बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। इस वजह से टंगस्टन वगैरह जो होता है, जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो मिश्र धातु का होता है। आगे समझते हैं मिश्र धातु क्या होता है। उसका जो है प्रतिरोधकता बोला गया, यानी प्रतिरोध जो है माइनस में होता है, यानी बहुत ही कम होता है, जिससे उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। लेकिन रबर हो गया, कांच हो गया, विद्युत रोधी पदार्थ में प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है। उसमें जो है 10 के पावर +12, 10 के पावर +17 तक होता है। इसके बाद प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा उससे बहुत नहीं जाएगा, नहीं के बराबर जाएगा। यही कारण है कि रबर से जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, कांच से नहीं होता है। यही वगैरह जो है जितने भी बिजली में काम करने वाले लोग होते हैं वो चप्पल पहन के काम करते हैं, क्योंकि चप्पल किससे बना होता है, रबर से बना होता है। तो इसका विद्युत परास है, यानी कि जो माइनस में यानी बहुत ही कम है, तो प्रतिरोध कम होगा, विद्युत धारा ज्यादा होगा। और इसमें जो प्रतिरोध प्लस में है उसका परास, तो प्लस में यानी प्रतिरोध ज्यादा है, सॉरी ये जो है प्लस में है, प्रतिरोध ज्यादा है तो विद्युत धारा कम होगा, नहीं के बराबर होगा, उसमें विद्युत धारा नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए एक जो क्वेश्चन इसी पे लिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, भले आपको मान चेंज कर सकता है, बाकी जो रूल यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया उसको पहले लिखेंगे। किसी तांबे के तार का व्यास दे रखा हमें, व्यास यानी कि दे रखा D, क्या दे रखा 0.5 mm। अरे ये mm को हमें मीटर बनाना होगा, तो 1 mm में 1 मीटर में जो होता है वो होता है 10 के पावर 3 यानी 1000 mm होता है। तो इसे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमें D दे रखा ना, तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या होगा, इसकी आधी हो जाएगी, यहां से कर देंगे R बराबर यदि हम निकालेंगे तो हो जाएगा 0.5/2 त्रिज्या। लेकिन इसको मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 के पावर 3। अब ये क्या हो गया, मीटर, ये हो गया मेरा मीटर हो गया, ये मेरा निकल के आया त्रिज्या। अब देखिए कोई तार है ना, उसकी मोटाई दे रखा है ना, बोला तांबे के तार का व्यास, तो ये मोटाई यानी इसको बाहर से देखेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यदि हम इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो निकल के आएगा πr²। और a बराबर निकालेंगे तो r का मान है कितना, 0.5/2 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ये मेरा निकल के आएगा a का मान। फिलहाल इसे मिटाते हैं। और क्या क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता को दिखा देते किससे, रो का मान दे रखा है कितना, 1.6 × 10⁻−18 ओम मीटर, ये हमें दे रखा रो। और ये जो है 10 ओम हमें दे रखा प्रतिरोध R दे रखा 10 ओम। बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, हमें L निकालना है, L हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर जो होता है, हम फॉर्मूला क्या बनाए थे पीछे देखिए, रो बराबर R × A/L, R × A। रो बराबर जो निकाले थे वो निकाले थे R × A/L। हमें निकालना क्या है, L, तार की लंबाई ना, तो L बराबर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, R × A/में आ जाएगा यहाँ पर रो। यदि हम यहाँ करें तो R का मान जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा, 10 ओम मीटर। मान सबका पुट करते जाइए। एरिया क्या निकाले हैं, पाई का मान दे दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7। और यहाँ जो है 0.5/2 × 10⁻³ का मीटर का स्क्वायर, ये हो गया मीटर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। और बटा क्या है यहाँ पे, रो का मान कितना है, 1.6 × 10⁻−18 ओम मीटर। ओम से ओम कटेगा, देखिए L बराबर जो आएगा वो आएगा 10। अच्छा इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × 22/7
गुना इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 0.5/2 को 2 बार लिख दीजिए, तो 0.5/2 ये हो जाएगा 10 के पावर -6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और जो है इसको हम बटा में करेंगे तो 1 बटा करके लिख देंगे क्या, 1.6 इंटू 10 का पावर -18 मीटर। मीटर से मीटर कटेगा और क्या कट रहा है, जो काटते जाइए लंबा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा करना पड़ेगा, खैर करते हैं। L बराबर जो आएगा काटिए इसे, 2 बचे 10 और ये कटेगा 2 से 11 बार में, यानी ऊपर आ गया मेरा क्या 11 गुना 5 गुना, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 बचे 25, यानी 0.25 इंटू 10 का पावर -6, और ये जो है ऊपर ले जाइए इसे 10 के पावर -18 को, तो +18 हो जाएगा, और नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 1.6। 1 मीटर कट गया, बचेगा क्या मेरा 1 मीटर। यहीं से पता चलेगा मेरा सही बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं लंबाई का मात्रक होता है मीटर, सिर्फ m बचा है, यानी इसका मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है वो सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसे छोटा कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं दूसरा कलर से, देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो 10 के पावर 18 है, यहाँ है 10 के पावर -6, तो यहाँ पर जो है पहले ये कर दीजिए, तो 11 बचे ये 55 हो गया, इंटू ये जो है इसे 25 कर देते हैं, नीचे 100 आएगा, ऊपर इसको हटा देते हैं तो ऊपर जाएगा 7, तो 18 में से 1 मिनट, ये 25 हो गया। इसे जो कर देना कितना 18 है प्लस में 6 माइनस में, तो ये बच जाएगा 10 के पावर 12 प्लस में आएगा। अच्छा नीचे क्या आएगा, ऊपर तो एक 10 आएगा और नीचे जो आएगा वो आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो ये 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी एक और जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुना 25 25 25 से, यानी हो जाएगा ये 55, ये मीटर आएगा गुना 25, और ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यानी हो जाएगा ये 10 के पावर 11। इसे जो है कैलकुलेशन करेंगे, कहीं पे गलत तो नहीं हुआ, 6 10 के पावर -18 सॉरी 8 था ना, देखिए यहीं पे हम लोग गलत कर दिए, यहाँ पर हमें लेना था 8, वहीं करें, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 दे रखा सभी जगह, तो यहाँ पर मेरा जो हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ से कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो 11 बचे ये क्या हो गया 55 इंटू, यदि हम यहाँ से हटाएंगे पॉइंट ये 25 होगा, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा 8 है, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, जब ऊपर एक और 10 जाएगा और नीचे जो आएगा वो आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाए तो 100 आया, तो 100 से तो 100 ये कटेगा, यहाँ से कर दिए तो ये आ जाएगा, अब तो कुछ बचा नहीं ना, तो 25 गुना 55 करेंगे तो 25 बचे 125 125 5 7 3 1375, यहाँ पर जो है, और यहाँ पे बटा 16 करेंगे, ये जो लगभग आएगा वो आएगा 122.75 मीटर आएगा। आप इसका आंसर कैलकुलेशन कीजिएगा, सही तरीके से आ जाएगा। तो ये जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत हुई क्योंकि लंबा हो गया, वीडियो लंबा ना हो जाए, आप इसे खुद करके देखिएगा, आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम डील करते हैं। देखिए ये मिश्र धातु, यही हम समझाने का कोशिश कर रहे थे कि मिश्र धातु का गलनांक बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के कारण जो है उसमें, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं विद्युत हीटर में, ताकि हीटर में क्या होता है गर्म होता है ज्यादा, और गर्मी ज्यादा हो तो उसको पिघले ना, वो टूटे ना, भंगुर ना हो, इसलिए उसमें यूज करते हैं मिश्र धातु को। आयरन, इस्त्री, कपड़ा जो आयरन करते हैं उसमें भी क्या होता है गर्मी ज्यादा होता है, और गर्मी ज्यादा होने के कारण हम मिश्र धातु नहीं लेंगे, धातु लेंगे, वो क्या हो सकता है पिघलने का डर होगा, भंगुर होने का डर होगा, इसलिए उसमें मिश्र धातु लगाते हैं। बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है, ये एलईडी बल्ब नहीं है, वो लाल वाला जो बल्ब होता है ना, वो वाला में अंदर टंगस्टन होता है, वो होता है, वो भी मिश्र धातु का बना होता है, उसका गलनांक भी बहुत ही ज्यादा होता है। टोस्टर मेकर, टोस्टर बनाने वाले जो होते हैं मशीन है ना, उसमें भी जो होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है किसका, ये जो है मिश्र धातु का यूज किया जाता है। फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, ये सब जो हम यूज करते हैं। प्रतिरोधों के निकाय का देखिए, ये जो है मेन टॉपिक है, इसमें जैसे ओम का नियम था ठीक उसी तरह से ये भी है, श्रेणी क्रम और
पार्श्वक्रम, इसी को हम प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, दोनों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे देखिए, हमें जो है पहला देखना श्रेणी क्रम, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमें जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि हम 3 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। यहाँ पे पहला जोड़ दिए, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध आ गया, और यहाँ पे आ गया मेरा तीसरा प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें हम जोड़ेंगे बैटरी। ये जोड़ दिए, यहाँ पे हम कुंजी लगा देते हैं, यहाँ से एमीटर लगा देते हैं, कुछ धारा प्रवाहित होगा जो बताएगा, और ये जो हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब बताए, ये हो गया मेरा प्लस, ये हो गया मेरा माइनस। विद्युत धारा जो है प्लस से माइनस की ओर जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम R1, इसका हमने नाम दे दिया R1। ये हो गया मेरा R2, और ये हो गया मेरा R3। अच्छा, ये तीनों के बीच का हमें यदि वोल्ट मापना होगा, तो हम यहाँ तीनों के बीच में हम लगा देंगे वोल्ट मीटर। यहाँ पे हम लगा दिए क्या, वोल्ट मीटर लगा दिए, दोनों सिरा में जोड़ दिए। तो हमें ये तीनों का वोल्ट बताएगा कि यहाँ से जो है कितना वोल्ट का विद्युत धारा जा रहा है, ये हमें जो पता कर लेगा। लेकिन यदि हमें सिर्फ R1 का पता करना होगा, तो सिर्फ इसके बीच में लगाएंगे ना, यहाँ पे लगाएंगे। ये इसका नाम थे V1, सिर्फ हमें R1 का बताएगा। यदि हमें सिर्फ R2 का पता करना होगा, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे V2, इसका नाम देंगे। यदि हमें सिर्फ R3 का जोड़ना होगा, तो इसका नाम देंगे V3। ये मेरा बना प्रतिरोध। ये धारा इससे क्या जा रहा है, I, यहाँ भी धारा जाएगा I, यहाँ भी I, है ना, सब में जगह क्या जा रहा है, I जा रहा धारा। ये मेरा I इधर से आएगा, ये हो गया मेरा प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये बन गया मेरा परिपथ बन गया। देखिए, इसमें जो जा रहा है, यहाँ से जब V का मान देखेंगे, ये पूरा V अकेले, और V1, V2, V3 जोड़ते हैं तो पूरा V के बराबर आता है, क्योंकि ये तीनों को यदि जोड़ेंगे तो वही वोल्ट बताएगा जो तीनों का बता रहा है। तो यदि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V बराबर जो यहाँ पे है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है। इसे कर देते हैं समीकरण 1। यदि हम चलेंगे ओम के नियम से, तो ओम के नियम से आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR। अब यहाँ देखिए, यदि हम V निकालेंगे तो I तो सब में फिक्स है, तो I तो वही जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I R1। यदि हम V1 निकालेंगे तो V1 यहाँ है, फिर यहाँ धारा क्या जा रहा है I, तो I R1, यहाँ हो जाएगा I R2, यहाँ हो जाएगा I R3। तो यदि हम V1 निकालें तो इसके लिए हमारा पहला प्रतिरोध आएगा, V2 निकालेंगे तो इसके लिए दूसरा प्रतिरोध आएगा, और यदि हम V3 निकालेंगे तो इसके लिए हमारा तीसरा प्रतिरोध आएगा। यानी ये हो गया V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे, V1 का मान रखेंगे, V2 का मान रखेंगे, V3 का मान रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे। देखिए क्या है, V बराबर है V1, तो V1 का मान कितना, I R1, यहाँ हो जाएगा I R1। V2 का मान है I R2, और V3 का मान है I R3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब जो है इसी के जैसा हम क्या बनाएंगे, एक तुल्य परिपथ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, इसमें जो एक बैटरी जोड़ा, यहाँ पर जो कुंजी लगा दिया, यहाँ पर जो है एमीटर लगा दिया, और इससे ये हो गया मेरा प्लस माइनस, ये हो गया प्रतिरोध R, धारा जा रहा है वो है I। तो इसमें जैसे होता है ना समरूप त्रिभुज बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इसी का क्या तुल्य परिपथ है। इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें इसी के जैसा हम लिखेंगे तुल्य परिपथ। तुल्य, क्योंकि तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो तुल्य परिपथ में ओम का नियम से इसमें लगाएंगे तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, V बराबर IR। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब 4 का मान रखेंगे 3 में, यहाँ भी है ना, यहाँ पे रखेंगे IR, लिखेंगे 3 और 4 से, लिखेंगे समीकरण 3 व
4 से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ V है ना, तो V बराबर क्या रख देंगे IR। अब इतना तो आप लोग जो टैलेंटेड है, यहाँ पे I कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बच जाएगा R1 + R2 + R3। R कॉमन ले लिए, सॉरी I कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R1 R2 R3। जो कटता है उसे काट दीजिए, I से I कट गया, मेरा R बराबर आ गया R1 R2 R3। ये हो गया मेरा क्या श्रेणीक्रम का फॉर्मूला निकल के आया, R बराबर R1 + R2 + R3। इसको भी जो प्रैक्टिकली समझेंगे क्या होता है, अभी सिर्फ ये देख लीजिए फॉर्मूला। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, आपको फिगर समेत जो है डायग्राम समेत आपको ये बनाना पड़ता है। अब जो है इसमें दूसरा देखे थे वो था समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसे भी समझेंगे बाद में। पहले हम जो देख लेते हैं समांतर क्रम। देखिए टॉपिक का नाम दे देते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम इसमें भी क्या करेंगे हम, सिर्फ समांतर का मतलब होता है ना, जैसे समांतर रेखा खींचते हैं ना मैथ में, एक खींचे उसके नीचे खींचे नीचे, ये क्या है समांतर क्रम। तो इसमें जो प्रतिरोध लगाना वो समांतर क्रम में लगाना। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये हमने जोड़ दिया इसमें पहला प्रतिरोध, ये अब इसमें जो जोड़ेंगे वो हो गया इसके समांतर में लगाना। समांतर ये हो गया, ये यहां से ये इसी में लगाना, ये 3 लगा दिए। अब इसमें हमें जोड़ना है बैटरी, प्लस माइनस जोड़ेंगे, प्लस माइनस कुंजी लगा दी है यहाँ पे एमीटर जोड़ देना है, और यहाँ पे हमने ये परिपथ पूरा बना दिया। अब देखिए इसका जो नाम हमें दे देना है वो दे देना है R1, ये हो गया मेरा R2, और ये हो गया मेरा R3, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये मेरा कुंजी हो गया, ये भी हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस। इसे जो विद्युत धारा जा रहा है वो है मेरा I। एक चीज जो है जो हमें वोल्ट मीटर भी बताएगा, वोल्ट लगाएंगे यहाँ पे, वोल्ट मीटर वोल्ट पता करने के लिए वो एक ही लगेगा हमें इसमें ना। यहाँ से देखिए, अब जो है यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, किसी में भी लगाएंगे तो वो तीनों का बताएंगे, क्योंकि तीनों क्या है कनेक्ट है ना यहाँ पे, तो ये तीनों का वोल्ट हमें एक ही जगह लगाना। अब ये जो धारा जा रहा है वो है I, यहाँ भी जाएगा तो क्या होगा I। अब देखिए धारा जब यहाँ आएगा ना तो इसके पास 3 रास्ते हैं जाने के, या तो वो सामने जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो तीनों बढ़ जाएगा, कुछ जाएगा ऊपर, कुछ सामने जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा उसे बोलेंगे I1, नीचे जाएगा पीछे बीच में जाएगा I2, नीचे बोलेंगे I3, और फिर यहाँ आने के बाद फिर वो I बन जाएगा, सब यहाँ के कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 भाग में बटा, फिर यहाँ के मिल गया। तो यहाँ जो हम बोल रहे हैं वो I जो है वो किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसे। इसमें भी लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम लगा देना, ये हो जाएगा V = IR। तो यदि हम यहाँ से निकाले I बराबर तो हो जाएगा V/R। अच्छा, यदि हम I1 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से करेंगे तो V/R, क्योंकि V तो फिक्स है, I1 R1 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे I1 बराबर तो हो जाएगा V/R1। I2 निकालेंगे तो हो जाएगा V/R2, क्योंकि I2 के लिए प्रतिरोध R2, I3 के लिए प्रतिरोध R3, तो I3 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R3। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 में रख देंगे समीकरण 2 का मान, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर है I बराबर I1 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा V/R1, V/R2, यहाँ हो जाएगा V/R3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसमें भी क्या बनाएंगे, तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो तुल्य परिपथ यहाँ से बना देते हैं। इसके लिए यहाँ प्रतिरोध लगा देंगे, ये हो गया मेरा सेल लगा दिए, यहाँ से कुंजी लगा देंगे, यहाँ से एमीटर लगा देंगे,
ये हो गया प्लस माइनस, धारा जो जा रहा है वो जा रहा है आई और प्रतिरोध है आर। तो यहां पर लिखेंगे तुल्य परिपथ में ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम हो जाएगा क्या, V इक्वल टू आई आर। हमें मान निकालना है किसका, आई का, तो आई बराबर निकालेंगे तो निकल के आएगा V अपॉन में आर। ऐसे कर देंगे समीकरण नंबर 4 और 3 व 4 से इसमें मान रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। 3 व 4 से देखें तो आई का मान रख देंगे क्या, V अपॉन में आर। यहाँ रख दिए V अपॉन में आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/R1 1/R2, ये हो जाएगा 1/R3। V से V कट जाएगा, यहाँ जो 1/R निकल के आया वो आया 1/R1 1/R2 1/R3। ये निकल गया है मेरा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का फॉर्मूला। पिछले वाले में देख लिया हम क्या, श्रेणी क्रम, और यहाँ हमने देख लिया श्रेणी क्रम में क्या था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब हम श्रेणी क्रम में किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, धारा का मान घटेगा, और धारा का मान घटेगा तो हमें जो परफेक्ट जो है वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, यानी वोल्टेज फिक्स रहेगा, धारा का मान जो कम जाएगा। लेकिन वही श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम में हम जोड़ रहे हैं तो ये बटा में यानी डिवाइड हो रहा है, यानी प्रतिरोध घट रहा है, और प्रतिरोध घट रहा है तो धारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसी को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे के माध्यम से कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होता है। यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में हमने ये जोड़ रखा है 3 बल्ब, यहाँ से एक फेज गया ये बल्ब के अंदर, और दूसरा जो फेज बल्ब वाला है वो इसी के अंदर से निकाल के अंदर दूसरे में जोड़ दिए, और इसी का दूसरा तीसरे में कर दिए, और यहाँ से ये निकाल दिए, यानी एक ही क्रम में जोड़ दिए। यहाँ से देखिए जो आपको फिगर में दिखाई दिया है, यहाँ से जो हम बैटरी से ले गए हैं यहाँ जोड़े, दूसरा बल्ब में जोड़ दिए, यहाँ से ये निकाल दिए, यहाँ से ये, और यहाँ से एक ही क्रम में जोड़ देना श्रेणी क्रम कहलाता है। अब इसको जब हम जलाएंगे ना तो इसका देखिए प्रभाव क्या होगा। आप इसका जो है लाइट पे नोटिस करना कि इसमें जो है कितना लाइट्स आपको मिलता है, ये देखना। क्या ये 100 वाट के बल्ब के जैसा जलता है? 100 वाट का बल्ब हमें नहीं लगता ऐसा जलता होगा। यदि हम और लाइट को बंद कर दें यहाँ से तो ये देखिए इसका वास्तविक लाइट, और इसमें क्या होगा, यदि हम एक को बंद करते हैं ना तो देखिए सारे बंद हो रहे हैं। यदि हम इसको लगाते हैं तो सारे जल जाएंगे, कोई एक को हटा देंगे, क्योंकि परिपथ क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, एक को खोल देने से पूरा जो कट जा रहा है। अब इसको हटाएंगे, कोई भी एक हटाएंगे, परिपथ अधूरा होगा, तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा का प्रवाह कटेगा, और विद्युत धारा का प्रवाह कटेगा तो वो जो सर्किट पूरा नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये है श्रेणी क्रम। अब हम पार्श्व क्रम देखते हैं, पहले हम बल्ब जला लेते हैं पूरा, उसके बाद हम देखते हैं पार्श्व क्रम। इसे बंद करते हैं। अब इसके लाइट्स को नोटिस रखना कि ये इतना लाइट दिया है। अब हम इसी में देखते हैं पार्श्व क्रम में। देखिए पार्श्व क्रम में हमने क्या किया है, हर एक होल्डर से दो दो फेज निकाला। देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ से 2 फेज निकला, यहाँ से भी 2 फेज निकला, तो इससे भी 2 निकल गया, बीच वाला भी इससे 2 निकला हुआ, इसे 2, और सब में से क्या किए, एक एक पीला वाला जो तार है, पीला लाल अलग अलग इसलिए ले ताकि देखने में आसानी हो, यानी जो समझने में आपको ठीक लगे। पीला वाला के एक साथ जोड़ दिए, लाल वाले के एक साथ, ये अलग हमने एक सर्किट पे ले लिया। अब इसका लाइट आप नोटिस करना, इसका क्या प्रभाव होता देखना। ये देखिए, ये है पार्श्व क्रम वास्तविक में, और इसमें यदि हम एक खोल भी देंगे तो बाकी 2 जलते रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता था, एक खोलते थे बाकी सब कट जाता था। यहाँ देखिए इसको जलाए, बीच वाले को भी हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका कनेक्शन अलग अलग है ना, कोई एक दूसरे से जुड़ा ही नहीं है, सबका डायरेक्ट कनेक्शन जो है मेन लाइन से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो ये था मेरा क्या, पार्श्व क्रम। तो हमारे लिए कौन सा, वोल्ट तो उतना ही है, फिक्स है, वोल्ट फिक्स है, लेकिन जो है इसमें जो है सिर्फ जोड़ने का तरीका बदल दिए, हमारा लाइट बदल गया, यानी जोड़ दिए पार्श्व क्रम में, लाइट बढ़ गया, जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में जैसे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, कम लाइट करेगा। ये है पार्श्व क्रम। और इसमें देखिए श्रेणी क्रम में जैसा कि आप देखे थे डिम लाइट, उसमें जो है
ये है श्रेणी क्रम। ये तो श्रेणी क्रम आपको पता चल गया, पार्श्व क्रम में जोड़े तो पता चल गया, क्योंकि इसमें एक हटाएंगे सब बंद होगा। देखिए ये हो गया, ये हो गया। आपको पार्श्व क्रम में जोड़ करके पूरा लाइट बंद करके बताते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। ये है पार्श्व क्रम। देखिए सारे लाइट जो हम यहाँ का रूम का लाइट बंद कर रहे हैं। ये देखिए ये है पार्श्व क्रम। एक खोल भी देंगे कोई दिक्कत उसमें होने वाला नहीं है। तो ये होता पार्श्व क्रम जोड़ने के फायदे। पार्श्व क्रम और जो पहले देखा हमने वो है श्रेणी क्रम। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। जो भी हमने प्रैक्टिकल देखा वो ये है कि आप जो है एक ही सीरीज में जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ से आप एक तार ले गए, एक बल्ब निकाले, अब वहां से आप दूसरे बल्ब को जोड़े, फिर उसी को इसमें जोड़ दिए, इसी को इसमें जोड़ दिए, यहाँ से लाके जोड़ दिए। अब इसमें से क्या हो रहा है कि वोल्टेज तो वही है, लेकिन इसमें से जो है एक ही से आप निकाल के दूसरा को जोड़ रहे हैं, यानी ये जो जोड़ रहे हैं एक ही तार में सबको जोड़ रहे हैं, ये कहलाता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिस वजह से ये उतना लाइट नहीं देता। लेकिन सेम बैटरी के साथ यदि हम जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में, यानी दोनों का अलग अलग जो फेज निकालेंगे, दो तार निकलेगा इससे, दो तार निकलेगा इससे, दोनों को डायरेक्ट हम जो है बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी दोनों का कनेक्ट डायरेक्ट बैटरी से होगा, तो इसमें वोल्टेज उससे जो है वही रहेगा, लेकिन धारा प्रॉपर मिलेगा, जिससे वो लाइट ज्यादा करेगा। यानी इसमें एक को बंद भी कर देंगे तो दूसरा चलते रहेगा। लेकिन जब हम श्रेणी क्रम में वही को जोड़ते हैं, तो यदि हम यहाँ बंद करेंगे तो ये पूरे का कनेक्शन कटेगा, इधर बंद होगा, इसको जोड़ेंगे तो इधर पूरे बंद होगा। यानी हम एक को बंद करेंगे तो सारा बंद हो जाएगा, एक को चालू करेंगे तो सारा चालू होगा। तो हमें जो जोड़ना चाहिए वो जोड़ना चाहिए पार्श्व क्रम में, न कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक को बंद करेंगे सारा बंद हो जाएगा, एक को चालू करेंगे सारा। घर में यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, पंखा चालू कर दे, टीवी भी चालू हो जाएगा, पंखा बंद किए, बल्ब बंद किए, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो हमें जो जोड़ना चाहिए वो पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए, जैसा कि आप प्रैक्टिकल में देखें। उसी के आधार पर जो है मैं आप एक प्रश्न लिए हैं, वो देखिए सोल्व करेंगे। बोला गया 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम को प्रतिरोध को 4 कुंडलियों को संयोजित करने के लिए संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट सीधी सी बात है, क्योंकि श्रेणी में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहला हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में R बराबर होता है क्या, R1 R2 R3, कितना 4 है ना, तो R4 कर देंगे। अब R1 का मान कितना 4 ओम, 4 ओम कर दिए। 8 ओम है, 8 ओम कर दिए। 12 ओम है, 12 कर दिए। 24 ओम है तो 24 कर दिए। सबको जोड़ देंगे, 8 4 12 12 24 24 हो जाएगा। 48 ओम हो गया, जो कि सबसे अधिकतम प्रतिरोध है। और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम जाएगा। दूसरा में बोला गया न्यूनतम प्रतिरोध हमें प्राप्त होना चाहिए। किसमें जोड़ेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें जोड़ना होगा पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। पार्श्व या समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, 1/R बराबर होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4 होता है। यहां से जो है 1/R1 का मान रखेंगे 4, 8, 12 और ये रखेंगे 24। 24 नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 4 6 24, 8 दिया 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24, 6 3 9 2 11 1, 12/24 करेंगे तो आएगा 1/2। 1/2 किसका मान आया, 1/R का। उल्टा करेंगे तो आएगा 2 ओम। यानी मेरा ये जो है सबसे कम प्रतिरोध होगा, और सबसे कम प्रतिरोध होगा तो धारा ज्यादा होगा। तो हमें जो जोड़ना चाहिए, किसमें जोड़ना चाहिए अच्छा होता है, वो पार्श्व क्रम में जोड़ना हमारे लिए अच्छा होता है। श्रेणी क्रम हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें बोला गया 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, और दूसरा में है कि 1 ओम हो जाए। यहां से देखिए यहां से 4 ओम यदि बोला गया है तो 2 3 5 श्रेणी में तो होगा नहीं। पार्श्व में यदि जोड़ेंगे तो पार्श्व में क्या होता है कि जो सबसे कम होता है ना उसका भी आधा होता है। सबसे कम है 2, 2 का भी कम होता तो 1। यानी दूसरा में हमें लग रहा है कि पार्श्व क्रम में यदि हम जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दूसरा में पार्श्व क्रम में जोड़ के देखते हैं। तो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा क्या, 1/2, 1/3 और 1/6। 6 एलसीएम आएगा तो 2 तिया 6, 3 दूना 6, 1/R। 1/R का मान आ गया 3 2 5 1, 6/6। यानी R का मान आ जाएगा, काट देंगे तो 1 ओम। ये तो आ गया मेरा 1 ओम। दूसरा में 4 ओम हमें लाना है ना, तो कैसे लाएंगे देखिए। एक काम कीजिए, 2 को जोड़ दीजिए पार्श्व क्रम में
ऐसे करके, और एक को जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, यानी यहाँ पे रख दीजिए 3, यहाँ पे रख दीजिए 6, यहाँ पे रख दीजिए 2। इसको हम जोड़ेंगे पांच क्रम में, तो 1/3 और 1/6 तो हो जाएगा 3 गुना 6 और 1 6, 1/r, ये हो गया 3/6, 1/r। तो r का मान आ जाएगा, काट देंगे तो 1/2, यानी यहाँ पे आ गया 2 ओम। और यहाँ पे इसको जोड़े तो 2 ओम आ गया, और एक पहले से लगा हुआ 2 ओम का, यानी ये दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 2 ओम और 2 ओम, जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 4 ओम। यानी यहाँ पे जो 2 को पास क्रम में जोड़ेंगे और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब मेरा आ जाएगा 4। इस तरीके से हम इसको डील करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बोला गया है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पास क्रम में संयोजित करना ताकि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट, 5 एम्पीयर विद्युत धारा ना, तो आई बराबर दे रखा है 5 एम्पीयर। अच्छा यहाँ से हमें पहले निकालना पड़ेगा आर, तो B बराबर आई आर होता है, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में आई, यानी कि 220/5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी R बराबर जो निकल के आया वो आया 44 ओम। हमें बोला है कि पार्श्व क्रम में जोड़ना है ना, तो पार्श्व क्रम में कितने प्रतिरोध को लगाना है। इसे होता है ना कि ये जोड़े, फिर ऊपर से ऐसे करके एक जोड़ दिए, फिर नीचे से ऐसे करके जोड़े, ऐसे करके जो हमें कितना जोड़ना है यही तो नहीं पता ना, नंबर ऑफ जो है निकालना है, प्रतिरोधों की संख्या निकालना है। तो वैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमें निकल के क्या ऐसे जो जोड़ते हैं 1/r बराबर क्या आ जाएगा 1/r1, 1/r2, लेकिन यही तो हमें नहीं पता है ना कहाँ तक जाना है। तो यहाँ करते हैं, हमें निकल के क्या आया 44 आया, जहाँ पे 44 रख देते हैं। यहाँ पर कितना 176 कितनी बार हमें पता नहीं है, तो x बार मान लेते हैं। अच्छा कोई भी यदि मैथ में लिखते हैं 5 को 2 बार, तो 5 × 2 करेंगे, 5 को 3 बार, तो 5 गुना 3 करेंगे। उसी तरह से है यहाँ पर 1/44 है, तो 1/176 को x बार, तो गुना x करेंगे, तो x का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 176/44, यह आएगा 4 चौके 16, 4 चौके 4 बार में आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 4 आएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 बार में जोड़ेंगे, है ना। कितना प्रतिरोध हमें जोड़ना पड़ेगा 4 प्रतिरोध, ऐसा हमें लगाना पड़ेगा, यही मेरा होगा आंसर। स्रोतों के संयोजन से 5 में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी संयोजित करना है कितने प्रतिरोधकों को, तो 4 प्रतिरोधकों को करना पड़ेगा। देखिए पास क्रम में जोड़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, तो ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है, यानी पास क्रम में जोड़ेंगे तो सब में जो है विद्युत धारा बराबर जाएगा। यदि एक विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसका प्रभाव अन्य उपकरण पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पास क्रम में जोड़ेंगे तो सबका कनेक्शन डायरेक्ट एक से नहीं रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। एक खराब भी हो जाएगा तो उसमें दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब एक उपकरण को चालू किया जाएगा तो अन्य उपकरण क्या होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। यानी एक को चालू करेंगे तो कोई बंद है तो बंद ही रखेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में एक को चालू करेंगे सब चालू होगा, एक को बंद करेंगे सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये उसके क्या है कुछ फायदे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव क्या होता है कि यदि एक परिपथ से हम लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ विद्युत ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो है तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक से विद्युत धारा गुजरते हैं तो उसमें कुछ विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, यानी गर्मी हीट में बदल जाती है। इस वजह से चालक गर्म हो जाता है और उष्मा पैदा करता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव ऊर्जा के लिए सूत्र क्या क्या है, तो देखिए यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो हम जो पढ़े थे कि V बराबर होता है W अपॉन में Q होता है। यदि हम W बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू Q, और जो V W क्या है, तो W जो है कितना कार्य हुआ है, ये जो है हमारा एनर्जी पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा काम एनर्जी खर्च करेंगे उतना ज्यादा काम होगा, और जितना ज्यादा काम होगा उसी का कुछ ऊर्जा क्या होगा, हीट में बदलेगा। तो W जो है E के बराबर होगा और E H के बराबर होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं E बराबर जो होगा वो होता है V इंटू Q होगा। ये मेरा फॉर्मूला बन के आएगा। उसमें बोला गया विद्युत धारा, ये जो हीट होता है वो किस पे निर्भर करता है, ज्यादा देर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उस पे, या जो है प्रतिरोध पे निर्भर करेगा, या जो है समय पे निर्भर करेगा, किस पे। बोला गया विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो H जो होता है ना हीट, वो जो है अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग के। यानी
आई स्क्वायर के। अच्छा, दूसरा में क्या बोला है, चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, यानी इसका प्रतिरोध पर जो समानुपाती होता है तो ये भी हो जाएगा आर प्रतिरोध। और तीसरा में बोला गया सेकेंड, यानी कितना देर के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस पर भी ये निर्भर करता है। तो ये हो गया टी, समय को दिखाते हैं टी से। यदि हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आई एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये मेरा बन जाएगा क्या, मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा। इस पे एक मैथ देखते हैं कि 20 ओम प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध यानी R का मान दे रखा है 20 ओम कि कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा, I बराबर दे रखा है 5 एम्पियर। तो 30 सेकेंड में विकसित ऊष्मा, समय दे रखा है कितना 30 सेकेंड, तो ऊष्मा निकालना यानी H निकालना। अभी हम बराबर एक फॉर्मूला देखें, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का मान है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, R है 20 हो गया, T है कितना 30, तो 5 बचे 25 गुना 20 गुना 30, सही है ना 30, तो 25 गुना 50, 50 दिया 150, यानी हो जाएगा 15,000। 25 गुना 50 दिया 150 पर 2 जीरो आ, ये हो गया। अब हीट है ना, हीट हम निकाल लें तो हीट किसके बराबर है, देखिए पीछे वर्क के बराबर, और वर्क का क्या होता है यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये भी किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, यानी यहाँ से निकल जाएगा 15,000 जूल में यहाँ निकल के आएगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कई व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं, उसका उपयोग भी कर लेते हैं, जैसे विद्युत भट्टी में कर लेते हैं, केतली हीटर में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, विद्युत इस्त्री में करते हैं। और गर्म हो गया तो गर्मी का कहीं पे उपयोग कर लेते हैं, तो आयरन में कर लेते हैं, इस्त्री कपड़ा के लिए, फिलामेंट में कर लेते हैं, विद्युत बल्ब में होता है, फ्यूज में करते हैं, मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज जो होता है ना वो मिश्र धातु, ये जो फ्यूज होता है वो मिश्र धातु से बना होता है ताकि वो पिघले ना, उसमें फिक्स कर देते हैं कि इससे ज्यादा मतलब इससे परिपथ से विद्युत धारा जाएगा, तो इसमें तार को फिक्स करते हैं कि इससे ज्यादा हो तो तार गल जाएगा, तार गलेगा तो आगे विद्युत धारा नहीं जाएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन एक अकेलीय गैस है, आर्गन की मात्रा 93% और नाइट्रोजन की मात्रा 7% होती है। जो टंगस्टन होता है ना फिलामेंट, उसका जो गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जिस वजह से वो प्रकाश करता है। यदि ज्यादा होगा उससे तो जाकर क्या होता है, गल जाता है, गल जाने के कारण बल्ब क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति का चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आप दबा करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो है हमें भी जो है उससे मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमारा एक यही तरीका है। आप जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर। अब पावर क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर यानी कि W है ना, दर यानी कि T, तो P बराबर क्या हो गया W अपॉन में T, यानी कितना कार्य हो रहा है एक सेकंड में, उसी को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। अब यहाँ से जो W क्या है मेरा कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, टाइम इसको किसको मापते हैं, सेकंड में, है ना, तो ये हो गया जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड को इसी कह देते हैं वाट, इसे वो क्या बोलते हैं, वाट बोला जाता है। बोलते हैं ना 100 वाट का बल्ब है, 40 वाट का मरकरी है, तो यही होता है वाट। अब वाट क्या होता है ना, वो छोटा मात्रक हो जाता है, तो इसे 1000 वाट लेते हैं, है ना, तो ये हो जाता है 1 किलो वाट। यहाँ पे कर देते हैं 1000 वाट, तो इसी को बोलते हैं 1 किलो वाट। तो बोलते हैं ना 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। यदि हम P बराबर यहाँ तो W किसके बराबर है, E के बराबर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ये भी तो हो सकता है फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है अब ले रहे समय का मात्रक ले रहे थे सेकेंड, ये बहुत ही क्या है, छोटा है, हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे लंबाई का मात्रक 1 सेंटीमीटर होता है जो कि काफी छोटा है, 1 फीट होता है मीडियम है, बड़ा होता है मीटर में जाएंगे और जाएंगे किलोमीटर, तो इसमें ये जो सेकेंड ले रहे हैं वो काफी कम है, इसके लिए हम लेते हैं घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा, इसी को बोलते हैं, हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं यूनिट, यानी 1 घंटे में कितना किलोवाट बिजली खर्च हुआ उसी को बोलते हैं 1 यूनिट। हमारे घर में इतना यूनिट जो खर्च हुआ 1 महीने में, उस हिसाब से रेट आता है। तो ये मेरा हो गया 1 यूनिट कितने को बोलते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 घंटा में जितना किलोवाट बिजली खर्च होगा। और ये हो गया मेरा E बराबर P इंटू टी। इस पे एक फॉर्मूला देखेंगे, एक जो क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। यहीं पे बोला गया 400 वाट को कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, यानी वाट है, यानी ये हमें दे रखा है शक्ति। P बराबर दे रखा 400 वाट,
का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटा प्रतिदिन चलाया जाता है, T बराबर है 8 घंटा, तो 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से 30 दिन का चलाने का खर्च निकालिए। तो पहले कुल समय निकाल लीजिए कि एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, तो 240 घंटा। अब हमें पहले उसका निकालना पड़ेगा ना एनर्जी, कितना खर्च हो रहा है, तो उसमें निकालेंगे क्या, E बराबर क्या होता है P इंटू टी। P का मान कितना है 400, T का मान है कितना 240, तो ये हो जाएगा कितना 24 96,000, ये हो गया क्या वाट किलो वाट, यहाँ से हो जाएगा वाट आवर, उसको किलो में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, तो 96 किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर को ही बोलते हैं यूनिट, तो मेरा हो गया 96 यूनिट। और किस रेट के हिसाब से यूनिट लगेगा 3 रुपये प्रति, तो यहाँ पे खर्च निकाल लेंगे, यानी महीने का कितना हो गया, एक यूनिट का 3 रुपये, तो 96 यूनिट का कितना हो जाएगा 18, बाकी 1 9 27 और 1 28, 288 रुपया बिजली बिल आएगा। तो इस हिसाब से आप अपने घर में होने वाले किसी भी जो है इलेक्ट्रिक सामान का उसका जो वाट देख लीजिए कितने वाट का, उसके जो एक दिन में लगभग औसतन कितना जो जला रहे हैं, तो इस हिसाब से कितना जो आपको बिजली बिल उठेगा, और आपके यहाँ जो यूनिट दर लगता है उस हिसाब से अपने घर का जो यूनिट का खर्च बिल निकाल सकते हैं। तो इसी को लेकर हमारा ये जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी ये जो है आपको यदि ये नोट्स चाहिए तो आप जो है इस जो है नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये जो है पूरा जो है नोट्स मिल जाएगा, और यदि आप इससे लिख लिए देखकर तो और अच्छे, ये आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, सेम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को दबा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि जो है हम और जो है आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बना करके लाइनें। वीडियो बनाने में थोड़ा सा देरी हो जाता है क्योंकि हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है, और बाकी प्रैक्टिकली सामान जो है जुड़ाना पड़ता है। अगला जो वीडियो आएगा वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरा जो है प्रैक्टिकली बेस होगा, पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। बाकी इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके आप इसको नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।